और लास्ट 3 टॉपिक्स, ये टॉपिक्स ना आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में है, बिकॉज जैसे जैसे एंट्रांस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उस एंट्रांस एग्ज़ाम्स में आपको सुनने को मिलेगा परसेंटाइल स्कोर आ रहा है। बहुत लोग होते हैं ना, ये समझते हैं कि परसेंटाइल इज सेम विद द परसेंटेज। तो परसेंटेज में जो मार्क्स आता है परसेंटाइल में वो मार्क्स नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है और दोनों का रिप्रेजेंटेशन ही अलग है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। सो अब पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। पहला पॉइंट हमने उस दिन पढ़ा था, परसेंटेज को कौन से सिंबल में देते हैं वो भी आपने देख लिया था। परसेंटेज को आप अगर फॉलो अप करना चाहते हो तो एडिशन करके डिवाइड किया जाता है बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे हमारा परसेंटेज नहीं आएगा, एवरेज आता है। बट परसेंटेज आता है कि 100% बोला गया है तो परसेंट में कितना पार्ट्स प्रेजेंट है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो। एक होता है एवरेज जहाँ पे टोटल करके डिवाइड किया जाता है, एक होता है परसेंटेज जहाँ पे आप परसेंट निकालते हो, मतलब 100 में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, तो उसको परसेंटेज बोला गया। ये है परसेंटाइल, ये है परसेंटाइल। सो एक शॉर्ट टॉपिक है, सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, पहले इजीली समझो क्या है और उसमें क्या आप ऐड करेंगे वो मैं बताऊंगी। अभी देखो क्या मेंशन है, परसेंटाइल रैंक, वेरी पॉपुलरली यूज मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग टेस्ट परफॉर्मेंस। कहाँ पे यूज होता है, पहले लाइन में ही मेंशन हुआ कि टेस्ट परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए परसेंटाइल यूज़ किया जाता है। टेस्ट परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए परसेंटाइल रैंक का यूज़ करते हैं। अब बोलोगे मैम कहाँ पे टेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है, जस्ट लाइक देखो साइंस टैलेंट टेस्ट, और आपका होता है क्या, कौन सा और भी ओलंपियड होता है, CST। अभी क्या हुआ था, जब हम लोग को पता चला ये चीज़ हो रहा है तो कब हमें थोड़ा सा आइडिया मिला, जब हमारा हाई स्कूल टीचर का एग्ज़ाम सब होता है उससे पहले ये आइडिया मिलना चाहिए आपको, और आप लोगों को ये जानना भी चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दूंगी आपको क्योंकि मैथमेटिकल इसका डेराइवेशन बहुत बड़ा है, तो आपको हिंट से समझना है, सिंपल जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ। सपोज आपका मार्क एक जगह पे आ गया 91 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल बोला जा रहा है। तो 91 परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपका पोजीशन जो है, आपका पोजीशन जो है उस पोजीशन के नीचे और भी 91 स्टूडेंट्स हैं जो आपके आसपास मार्क रखे हुए हैं। ठीक है, आपके आसपास के मार्क उन्होंने गेन किया हुआ है और वो मार्क्स रखने के बाद भी आपके पोजीशन तक वो पहुंच नहीं पाए। मतलब 91 आपका पोजीशन है, 91 मतलब आपके नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच नहीं पाए। आप बोलोगे मैम 1 to 90 मतलब तो हम बहुत पीछे रह गए, नहीं, आपको काउंट करना है जैसे हम लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें आपका परसेंटाइल आ गया 91, 92, मतलब उन लाखों में से आप 91 पोजीशन में हैं, आप 91 पोजीशन में हैं। आपके पीछे वही आसपास के सेम मार्क रखते हुए भी और भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटाइल रैंक का यूज़ करते हैं। रैंक बोला गया ना, रैंक मीन्स पोजीशन, रैंक मीन्स पोजीशन। जैसे पोजीशन आपको मिलता है 4th रैंक, 3rd रैंक, 2nd रैंक, 10th रैंक, तो ये रैंक होता है ना, तो हम काउंटिंग करते हैं और ये रैंक को पोजीशन बोला जाता है, मतलब वन काइंड ऑफ इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो जैसे साइंस टैलेंट टेस्ट होगा, टेक्स्ट लिख दिया गया है यहाँ पे, टेस्ट होगा, बुक में थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, टेस्ट होगा। CST दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एंड अदर एंट्रांस एग्जाम्स, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, वो सब। द चाइल्ड विल गेट टू नो इट्स रियल रॉ स्कोर। देखो बच्चा यहाँ से क्या क्या जान रहा है, बच्चा यहाँ पे जान पा रहा है उसका रियल रॉ स्कोर, उसका रियल रॉ स्कोर, एंड ऑल्सो विल बी एबल टू नो हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो हिम। समझ आया अभी जो लाइन समझाया था, बच्चा यहाँ पे जान पाता है कि उसका रियल रॉ स्कोर कितना है, कितना उसने मार्क अचीव किया है और उसके नीचे कितने बच्चे और भी रह चुके हैं। ठीक है, परसेंटाइल रैंक इंडिकेट्स ये स्टूडेंट्स रिलेटिव पोजीशन। देखो रिलेटिव पोजीशन के लिए आर यूज़ किया जाता है, रिलेटिव पोजीशन इन ए ग्रुप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लोअर। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका पोजीशन से कितने परसेंट में बच्चे हैं जो लोअर मार्क्स स्कोर किए हैं। तो परसेंटाइल रैंक के लिए यहाँ पे जो आपके
बुक में जो दिया गया है एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, बट कहीं पे ये फॉर्मूला रॉन्ग भी बताया गया है, कहीं पे दूसरे फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं। तो ठीक है, हम लोग जो बुक में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। 100 माइनस 100R माइनस 50 डिवाइडेड बाय n। अब बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करें मैम? तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। पवन कल्याण, एक बच्चे का नाम है पवन कल्याण, उसने रैंक रखा है फर्स्ट इन हर क्लास, ठीक है, इन हर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 50 बच्चों में से वो रैंक 1 में आया है, 50 बच्चों में से वो रैंक 1 में आया है। तो अभी ढूंढना है कि उसका परसेंटाइल कितना है। दिस 100 इज फिक्स्ड, पहले से बोल दूँ ये 100 फिक्स्ड है, ठीक है, ये 100 फिक्स्ड है। अब जो रैंक मिला है, सपोज आप बोलोगे कि n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो 50 स्टूडेंट के लिए 50 हमने लिख दिया। क्योंकि r बताता है, r इज द मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज रिलेटिव पोजीशन, ये पोजीशन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे उसका रैंक कितना है पोजीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1। सो 100 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50। 100 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। अभी 100 इंटू 1 मतलब 100 माइनस 50 तो 50 आ जाएगा, तो 50 बाई 50 लिखा तो ये 1 है। 100 माइनस 1 कर दो 99। सो पवन गॉट 99th परसेंटाइल रैंक इन हर क्लास। मतलब आपके नीचे और भी इतने बच्चे हैं, 99th परसेंटाइल के बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर आपसे कम रखा है। दैट मीन्स आपका पोजीशन कौन सा हो गया, 1, परसेंटाइल रैंक कौन सा हो गया, 99th। अब जो बच्चे सोचेंगे मैम आपने बोला था एक 90 रैंक का लेके, तो 90 रैंक का मतलब 90 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल इन द सेंस, तो उनके नीचे मतलब उनका जो पोजीशन है, सोचो ए गॉट 90 परसेंटाइल, ठीक है, ए को मिला है 90 परसेंटाइल रैंक। सो ए का पोजीशन अगर 90 के अकॉर्डिंग पकड़े तो 1 में से 10 में आ सकता है, या 10 तो उसका पोजीशन हो सकता है। एंड 90 रैंक मतलब उसके नीचे और भी मतलब जितने बच्चे हैं, 90% जो बच्चे हैं, 90% जो बच्चे हैं उन्होंने स्कोर कम रखा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पे बोला गया कि परसेंटाइल रैंक क्या दिखाता है ना, इंडिकेट करता है परसेंटाइल रैंक, दैट इज कि बच्चे ने रिलेटिव पोजीशन, जो भी बच्चे ने स्कोर किया है रिलेटिव पोजीशन उसका क्या है इन ए ग्रुप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लोअर। अभी परसेंटेज समझ आया, बच्चों का परसेंटेज दिखना है, कितने बच्चे आपसे आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कम मार्क्स रखा हुआ है। तो परसेंटाइल रैंक इक्वल्स टू 100 माइनस 100R माइनस 50 डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लो, क्योंकि आपके बुक में जो दिया गया है उसी को ही फॉलो अप करिए, मार्क्स ठीक मिलेगा। अगर दूसरा कुछ फॉर्मूला आप ऐड करते हो तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा सोल्यूशन देने में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो 100 माइनस 100R, R का कितना था 1 एंड 50, n कितना है यहाँ पे 50। सो आपने पुट किया और पवन कल्याण का आपको रैंक मिल गया, उन्होंने 99th रैंक रखा हुआ है। दैट मीन्स उन्होंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाइड किया है और उनके नीचे 99% बच्चे जो है मार्क्स कम रखे हुए हैं, ठीक है। इसके यूजेस यहाँ पे मैंने दिया है। सो यहाँ पे यूजेस के अकॉर्डिंग देख लो, जैसे टू नो द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे हम बच्चों के पोजीशन को चेक कर सकते हैं। एबिलिटी बेस्ड टेस्ट, ये बच्चों के एबिलिटी को जज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बच्चों का पोजीशन जानना, बच्चों के रैंक जानना, बच्चों को कंपैरेटिवली जानना कि कितने बच्चों ने मार्क्स कम रखा, कितने बच्चों ने मार्क्स ज़्यादा रखा, ये जानना। कंपैरिजन विथ अदर्स, दूसरे बच्चों के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। अब बोलोगे मैम इतना ही लिखना है, अगर लॉन्ग में कहीं पे 2-4 टॉपिक ऐड करके आया दैन ही आप परसेंटाइल रैंक लिखना, क्योंकि ये आपके कॉपी में हार्डली 1 से 1.5 पेज तक ही जाएगा, अगर अच्छे हैंडराइटिंग बड़े हैंडराइटिंग होता है तो। छोटे छोटे के ना 1 पेज में ही ओवर हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको
नहीं लिखना है, क्योंकि आपके बीएड एग्ज़ाम्स के लिए बस इतना ही चाहिए। और भी यूज़ होता है, जैसे आपके स्कूल में सब्जेक्ट वाइज पोजीशन चेक करना, और कहीं पे लॉ मेकिंग में चेक करना, या कौन सा पॉलिटिशियन आगे बढ़ा है रैंक पे, कौन सा नहीं। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस में कैपिटल इंडेक्स में हम यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ऐसा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं। क्या हम क्लियर हैं? बोल दीजिए छोटा सा कि राइट अबाउट जेड स्कोर। जेड स्कोर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर है। सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स है, इसको हम जेड स्कोर बोलते हैं। एंड ऑल अदर डिपेंड ऑन दिस, बाकी सब इस पर डिपेंड करते हैं, ये लाइन लिखा गया। चलो आगे पढ़ते हैं और डिटेल जानेंगे। जेड स्कोर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट क्लास हुआ है ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन के जो यूनिट्स हैं, यूनिटेड रॉ स्कोर इन एबव और बिलो द मीन। ठीक है, जेड स्कोर कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर ये लाइन नहीं समझ आए तो हमें फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। तो जेड स्कोर इक्वल्स टू एक्स माइनस एम। एक्स क्या था, याद है ना? एक्स आपको क्या लिखा गया था, एक ऐसा भी आपको करवाया गया था, करवाए थे। एक्स मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, ईच ऑब्जर्वेशन, एक एक ऑब्जर्वेशन को पकड़ना है। एंड एम मीन्स मीन, और एक्स बार का मतलब होता है मीन। और नीचे दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सोचो ये कितना छोटा दिख रहा है, बट अगर इसको सॉल्व करने लगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन करने में ही 2-3 पेज लग जाते हैं। और वो मिलने के बाद आप x माइनस एम करके स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इतना छोटा सा है। तो ये बोल रहा है जेड स्कोर कैन बी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर से। यूनिटेड रॉ स्कोर, जो एक रॉ स्कोर आएगा इन एबव और बिलो द मीन। मीन इतना है तो मीन के ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, एबव और बिलो हो सकता है, बट यूजिंग विद द स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्कोर के थ्रू होगा। सो यहाँ पे जेड स्कोर इक्वल्स टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स एस डी, वेर एस डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स होता है एनी रॉ स्कोर, एम होता है एरिथमेटिक मीन ऑफ रॉ स्कोर। बोलोगे मैम इतना लिखने से तो मार्क नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो वर्ड लिखा है ना एक्स्ट्रा, उसे पढ़ना है। ठीक है, समटाइम्स, अच्छा समझो, समटाइम्स वी वांट टू डू मोर देन समराइज ए बंच ऑफ स्कोर। कुछ समय पे होता है ना कि हम सिर्फ एडिशन कर देते हैं, सारे जो भी डाटा मिलता है ऐड कर देते हैं, बट हमें उससे भी कुछ एक्स्ट्रा करना है। सो समटाइम वी वांट टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर स्कोर। हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्कोर विद इन द बंच, मतलब आपके पास ना एक पूरा सेट ऑफ डाटा है, उस सेट ऑफ डाटा में पर्टिकुलर स्कोर के बारे में हम बात करें, तो जो पर्टिकुलर स्कोर आएगा ना उसको हम जेड स्कोर बोलते हैं। ठीक है, और वो जो जेड स्कोर है, वी मे वांट टू टेल अदर पीपल अबाउट वेदर और नॉट ये स्कोर इज अबव और बिलो एवरेज। और वो जो पर्टिकुलर हमने एक स्कोर निकाला वो एवरेज के अबव है या एवरेज के नीचे है, मतलब मीन निकालना है, तो मीन के आगे जाएगा या मीन के पीछे आएगा। We may want to tell other people how far away a particular score is from average. अभी सोच लो जैसे एवरेज वैल्यू ना यहाँ पे आ रहा है, तो एक्स बार यहाँ पे आया, तो एक्स बार से कितना आगे आपका ये स्कोर और दैट इज कॉल्ड जेड स्कोर प्रेजेंट है, तो उससे चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एस डी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करके मीन से और टोटल कर लेंगे और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के करेंगे। ठीक है, सो वी विल वांट टू नो व्हिच स्कोर इज बेटर। हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कौन सा स्कोर बेटर है। जेड स्कोर कैन हेल्प विथ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जेड स्कोर ये सब में हेल्प करता है। तो जेड स्कोर का देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ क्योंकि बहुत छोटा था ना, तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तो जेड स्कोर ये पॉइंट के लिए ऐसा मार्क दिया गया है, आप राउंड कर देना या फिर 1 2 3 4 करना। सो हैज़ ए वैल्यू ऑफ 0, इट इज़ इक्वल टू द ग्रुप मीन। अगर सोचो जेड स्कोर का वैल्यू 0 आया एंड मीन का भी वैल्यू मीन का भी वैल्यू 0 आया, ठीक है, सो क्या है, ये इक्वल हो गया ना। सो बोल रहा है जेड स्कोर अगर 0 है
सो इट इज़ इक्वल टू ग्रुप मीन, जो सेट ऑफ डाटा है उसके मीन के साथ ये इक्वल हो जाएगा। अगर जेड स्कोर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब +1 +2 या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, सो इट इज़ अबव द ग्रुप मीन। ग्रुप का जो मीन आया था मतलब x बार और आपने m पकड़ा हो, m आया था उसके वैल्यू से अबव जाएगा। अगर जेड स्कोर का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, -1 -2 -3 -10 ऐसे आ रहे हैं, तो x बार और मीन के वैल्यू से m मीन के वैल्यू से ये बिलो आएगा। नेक्स्ट, जेड स्कोर इज इक्वल टू +1 कब होगा? जेड स्कोर इज इक्वल टू +1, जेड स्कोर कब इक्वल टू +1 होगा ना? इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, इट इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन होने से तब जेड स्कोर 1 होगा। अगर इधर लिखा ना इट इज इक्वल टू +2 मतलब इट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, ठीक है? अगर माइनस में जाओगे बिलो में आना। सो इट इज इक्वल टू -1, जेड स्कोर अगर इक्वल्स टू -1 है, दैट मीन्स इट इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। एंड इफ जेड स्कोर इज इक्वल टू -2 है, देन इट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, ठीक है? अब वैल्यू इतना आता है कि मैम हम कैसे जाने कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन से हो रहा है कौन सा नहीं? अरे देखो, यहाँ पे 3 चीज़ बोला गया। अगर 0 है तो ग्रुप के मीन के साथ ये इक्वल है। पॉजिटिव है बट पॉजिटिव में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ना ही गिवन है कि +1 +2 +3 ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने बस क्या है 1 और 2 को लेके, ठीक है? बट वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बोला है। तो अगर पॉजिटिव है तो ग्रुप मीन से अबव है, नेगेटिव है ग्रुप मीन से बिलो है। अगर +1 है तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है मीन से, अगर +2 है तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से अबव है। तो ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। जेड स्कोर किस में हेल्प करता है? देखो, हाउ टिपिकल ए पर्टिकुलर स्कोर इज विद इन द बंच ऑफ स्कोर। बहुत सारे स्कोर्स गिवन है, उनमें से कौन सा पर्टिकुलर स्कोर यूज हो सकता है उसको ही हम जेड स्कोर बोलते हैं। इफ डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी डेटा दिया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द डेटा शुड हैव जेड स्कोर। जितने भी 95% डेटा है ना उनका जेड स्कोर किसके किसके बीच होता है? +2 टू -2 के बीच में होगा, ठीक है? जेड स्कोर का वैल्यू क्या हो जाएगा? +2 से -2 के बीच में आएगा। जेड स्कोर दैट डू नॉट फॉल विद इन दिस रेंज, जो जेड स्कोर +2 से -2 के अंदर नहीं आएगा, मे बी लेस टिपिकल ऑफ द डाटा इन ए बंच ऑफ स्कोर, वो टिपिकल कम रहेगा, ये बोला गया। अब देखो, जेड स्कोर का डाटा मैंने वहाँ पे जो दिया था उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी दिया है, बट ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो आप क्या करना, जो पहला वाला पेज है ना ओनली उस जेड स्कोर के साथ ऐड कर देना, जो बुक में आपको फॉर्मूला दिया गया है उसके साथ। फॉर्मूला क्या था ना? जेड स्कोर इक्वल्स टू x मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस m मतलब मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका फॉर्मूला गिवन है। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं देना है, अगर एग्जाम्पल दोगे, नीचे मैंने एग्जाम्पल एक दिया है, बट इसमें क्या हो रहा है वो देखो। अब देख लेते हैं, अगर बोल रहे हैं तो एग्जाम्पल सब में दिया है तो देख लेते हैं। चलो, सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो यहाँ पे अगर गिवन है कंप्यूट द जेड स्कोर, मीन गिवन है आपको, मीन कितना दिया गया? 75। स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 8.2 एंड द गिवन पीस ऑफ डाटा जो x है ना जिसको माइनस करना है वो दिया गया 83। सो अब मैं अगर पुट कर दूँ, आपका फॉर्मूला क्या था? जेड स्कोर इक्वल्स टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सारा फॉर्मूला पुट कर दो, माइनस कर दो। सो आपको जो x का वैल्यू है वो दिया गया 83, m का जो वैल्यू है वो दिया गया 75 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू वो है 8.2। अगर हम सॉल्व करते हैं 83 से 75 अगर माइनस होता है तो 8 आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 8.2, यहाँ से पता चल रहा है कि वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, क्योंकि 8 है डिवाइडेड बाई 8.2 है। अगर 8/8 होता तो 1 आ जाता, क्योंकि नीचे वाला आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा तो 0 में ही वैल्यू आएगा। तो अगर आप ऐसा क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.98, ठीक है? बस ये वाला एग्जाम्पल आप ले लेना, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है? याद से देखना, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कर्व
फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया था और उसका ड्राइंग भी मैंने ड्रॉ कर दिया था। फ्रीक्वेंसी कर्व का जो डायग्राम था वो पॉलीगन कर्व के लिए है। कौन सा कर्व के लिए है? पॉलीगन कर्व। जिनको पॉलीगन नहीं समझ आ रहा तो एक छोटा सा डायग्राम लो। पहले बार बनाएंगे हम, ठीक है। बार बनाने के बाद उसका मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे और उसको नोटिफाइड करने के बाद उसको ज्वाइन करेंगे। ये जो एक स्मूथ कर्व आया विदाउट एनी बाउंड्री और बॉर्डर, एक स्मूथ कर्व आया, इसी को पॉलीगन कर्व बोलते हैं, ठीक है। जो पढ़ चुके हो, रिमेंबर हो गया होगा, डायग्राम भी दिया था। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ऐसा आ सकता है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट द टेस्ट डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म। सो पहले आपको लिखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। सबको बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के रखो, ईजी है, मार्क फेचिंग है। बच्चे जेड स्कोर नहीं कर पाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते, परसेंटाइल रैंक नहीं निकाल पाएंगे, इतना रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, बट हिस्टोग्राम कर लेंगे, पॉलीगन कर्व कर लेंगे, तो इसलिए बोल रही हूँ। द डाटा डिस्प्लेड इन द टेबल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसको हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ में अगर प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर सबने यूज़ किया होगा क्लास 10 तक, उसके बाद जिन्होंने मैथ ऑनर्स है तो वो तो करते ही होंगे, बाकी के बच्चे नहीं भी जानते तो 10th क्लास तक तो यूज़ किया होगा। सो अब पॉइंट ये है कि ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में एक चीज़ चाहिए, वो होता है डेटा। अगर डेटा गिवन ना हो तो हमें प्रॉब्लम होता है डिस्प्ले करने में। तो द डेटा डिस्प्लेड इन द टेबल फॉर्मेट में गिवन हुआ और उसी को हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। और कैसे प्लॉट कर सकते हैं? बाय हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपके बुक के लिए, सिलेबस के लिए दो ही टॉपिक है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो इसके यूजेस क्या है, एडवांटेज। इट हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। जो न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स में जो डाटा गिवन है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। नंबर 2, इट हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू ईच अदर। तो ये आपको हेल्प करता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज एक डाटा का फ्रीक्वेंसी 4 है और एक डाटा का फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। सो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, कंपेयर करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और ईच अदर में कितने डिफरेंसेस हैं। अब चलो हिस्टोग्राम बनाते हैं। द हिस्टोग्राम, ये द मत लिखना, छोड़ दो, हिस्टोग्राम डायरेक्ट लिखना। इट इज़ ए ग्राफ इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बार्स और कॉलम्स। देखो इसको बार और हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर बार्स और कॉलम्स। ड्रॉ भी करना है, पढ़ना भी है। इट एपियर्स एज ए सीरीज ऑफ बार। देखो यहाँ पे सीरीज बनाया गया है, पूरा कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस सीरीज नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज है। आप बोलोगे मैम ये डाटा हम भूल जाएंगे, सो आप डाटा यूज़ कर लो। तो ये आपके लिए डाटा ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0.95, 9.5 से आपका जैसे 5 का डिफरेंस देख लेना, 14.5, 14.5 से आप 5 का ही डिफरेंस करके चलो, 19.5, ऐसे 5 डाटा ले लेना। 19.5 से आपका वैल्यू लिख लो जैसे 24.5, दैट्स इट। इतना वैल्यू होने से हो जाएगा। यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है, आप 5-5 के डिफरेंस में कर लेना, ठीक है। 0.9, सॉरी ये 0. नहीं होगा, गलत हो गया, 4.5 कर सकते हो, 4.5, 0 से होने से 10 हो जाएगा, ठीक है। सो फिर से हम लोग कर लेते हैं, 4.5 से 9.5, 9.5, 9.5 से आपका यहाँ पे आया दैट इज़ 14.5, 14.5 से आपके इधर आ गए दैट इज़ 19.5, 19.5 से आपको मैं वैल्यू दे रही हूँ दैट इज़ 24.5, 24.5 से ये वैल्यू लिख के रख लीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे खुद। 24.5 से आपको हाईएस्ट 29.5 मिलेगा। बस ये आपका डाटा है और इसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ गिवन है। जैसे सोच लो 4.5 टू 9.5 का फ्रीक्वेंसी है 5, इसका है 10, इसका है 20, इसका है 25, इसका है 30। लो ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये सारे फ्रीक्वेंसीज़ हैं और ये आपका डाटा है, ठीक है। लिख के रखिए और इसी को ड्रॉ कर देना, एक टेबल में बना के रखिए और ड्रॉ कर देना, ठीक है। खुद से आप बनाएंगे,
ऐसे ही बनेगा डायरेक्ट, ठीक है, उसको बस प्लॉट करना है। हो गया, चलते हैं आगे। सो हिस्टोग्राम बताता है जो भी हमने फ्रीक्वेंसी डाटा लिया है उसको हम बार में या कॉलम में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और ये वर्टिकली अरेंज होता है, वर्टिकली अरेंज होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज आर अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। फ्रीक्वेंसीज किधर प्रेजेंट है, देखो वाई एक्सिस में प्रेजेंट है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ये वाई एक्सिस में प्रेजेंट है। एंड स्कोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हॉराइजेंटल, मतलब एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है। फ्रीक्वेंसी आपके वाई एक्सिस में और आपके जो भी स्कोर्स हैं वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है। One assumes that the scores are evenly distributed within the class interval and thus giving us rectangular one. अगर क्लास इंटरवल सही है ना, जैसे मैंने आपको बोला 4.5 से 9.5, अगर वहाँ पे ना करके आप हैपोजिट करो, मतलब ऐसा 0.95 ले गया, नेक्स्ट वाला आपको बोला गया कि 10.5 टू 20.5, तो यहाँ पे गैप रह जाएगा, गैप रह जाएगा एक पॉइंट का, ठीक है। सो ये कंटिन्यूस एंड रेक्टेंगुलर शेप कब बनता है, जब इवेंटली सारे डाटा प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द फ्रीक्वेंसीज within each interval histograms are represented by a rectangle. रेक्टेंगल से हमने प्रेजेंट कर दिया। द साइज ऑफ द इंटरवल, इंटरवल बोला, मैंने बोला आपको अगर 0 to 10 लिया है तो इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इंटरवल बीइंग टू द बेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इंटरवल एट द हाइट। सो हाइट में आपने क्या रखा था, वर्टिकल में आपने इसका फ्रीक्वेंसी रखा था और उसी इंटरवल को आपने किधर रखा है, हॉराइजेंटल में रखा हुआ है, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही आपका साइज बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 दिया, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, ये 0 है, ये सोचो मैंने 10 लिया है, तो 0 to 10 का जो पॉइंट है उसमें बोला गया 8 आएगा। सो ऐसे मैंने मार्क कर दिया कि ये 8 का पॉइंट है और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 10 to 20 में बोला गया उसका फ्रीक्वेंसी 11 है, तो 11 मतलब यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ से यहाँ तक गया। सो दैट इज़ द पॉइंट। सो हम जो भी इंटरवल में पुट करते हैं और बार बनाते हैं वो एज पर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगा। एडवांटेज देखो, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू मेड, बनाने में ईजी है, सिंपल है। ऑल द 5 एडवांटेजेस ऑफ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एज सोन अबव आर एप्लीकेबल है। जो ऊपर हमने 5 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, सारे कुछ आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट बी स्मूथ, बोला गया ये स्मूथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बार प्रेजेंट है ऐसा, सो ये ना स्मूथ लाइन नहीं आएगा कि ऐसे बना ले, ऐसे कर ले, नहीं आ रहा है। सो ये आपको स्मूथ सरफेस नहीं देगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सुपर इम्पोज मोर देन हिस्टोग्राम ऑन द सेम ग्राफ। सो सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक हो सकता है, ये पॉसिबल है, अगर इतना याद हो गया तो उसी पे करना। फ्रीक्वेंसी जो आपको पॉलीगन दिया गया है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा है, तो ये वाला मत करना, मैंने ड्रॉ करके आपको पढ़ा दिया था, उसी को ही करना, ठीक है।